whenever someone is the owner of the property, then that person is having certain basic rights in that property. Suppose there is a right of title to that property, there is a right to enjoy that property, and there is a right to alienate that property. So जब कोई इंसान ओनर होता है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसके पास ये कुछ बेसिक राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, जो सिर्फ उसी इंसान के पास होते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सक्लूडेड. वो राइट्स वो उस पर्सन, उस ओनर के पास ही होते हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि और किसी के पास नहीं होते. सो दीज आर सम बेसिक राइट्स विच द ओनर हैज इन दैट प्रॉपर्टी. सो which right? I explained you the right of alienation, which is also one of the basic rights of ownership. So suppose अगर कोई इंसान अगर अपनी प्रॉपर्टी जो है एलिनेट करना चाहता है, मतलब अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो जब वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे पर्सन को, then this person would be called the transferor and the new owner of that property would be called as transferee. तो जब प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफर होती है, तो उसमें जितने भी ये सारे राइट्स होते हैं, ये सारे जो है ट्रांसफर होते हैं. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये जो ट्रांसफरर है जो कि प्रीवियस ओनर था उस प्रॉपर्टी का, क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट लगा सकता है किसके ऊपर? ट्रांसफरी के ऊपर, कि वो जो है उस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता? कैन अ ट्रांसफरर इम्पोज एन एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन द एलिनेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी? इज दैट एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वैलिड और वॉइड? So the answer to this question we'll discuss in this video, that is, which talks about section 10 of Transfer of Property Act, which talks about conditions restraining alienation. So let's begin. Section 10 of Transfer of Property Act says that conditions absolutely restraining transfer would be void. So now the first question is, what is conditions? What are conditions? So conditions can be of two types. That is, first one is condition precedent and the second one is condition subsequent. When we talk about condition precedents वो conditions होती हैं जो कि ट्रांसफरर इम्पोज करता है किस पर? ट्रांसफरी पर इम्पोज करता है, और उसको कहता है कि ट्रांसफर होने से पहले आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, और जब आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी आपका ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो दीज आर कंडीशन प्रेसिडेंट्स. कंडीशन प्रेसिडेंट्स मीन्स जो कि ट्रांसफर के होने से पहले इम्पोज करी जाती है. सो कंडीशन प्रेसिडेंट्स वाले केस में आपका ट्रांसफर होता ही नहीं है. वाई? बिकॉज जो आपका जो ट्रांसफर होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड. ट्रांसफरर ने जो आपके ऊपर कंडीशन लगाई है, ट्रांसफरी के ऊपर जो कंडीशन लगाई है, वो ट्रांसफर ने ये लगाई है कि जब आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपका ट्रांसफर होगा, विच मीन्स कि दैट ट्रांसफर इज डिपेंडेंट ऑन दैट कंडीशन. सो ये कंडीशंस कैसी हो सकती है? सपोज मान लो कि किसी ने ट्रांसफरर ने कंडीशन लगाई जो कि अनलॉफुल है, तो भी आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं है. सपोज मान लो कि कंडीशन ट्रांसफरर ने लगाई है विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तब भी जो है आपका जो ट्रांसफर है दैट इज नॉट वैलिड. इफ अगर आपकी कंडीशन जो है जहां पर आपसे फुलफिल ही नहीं हुई, यू आर अनेबल टू फुलफिल दैट कंडीशन, इन दैट केस ऑल्सो योर ट्रांसफर इज नॉट वैलिड. अगर मान लो कि आप जो है उस कंडीशन प्रेसिडेंट को इग्नोर कर देते हो, तो उन केसेस में भी आपका ट्रांसफर बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. कंडीशन प्रेसिडेंट्स वाले केस में जो है आप बिल्कुल भी ट्रांसफर, जो आपको जो ट्रांसफर होता है वो वैलिड नहीं होता. अब बात आती है कंडीशन सब्सिक्वेंट की. सब्सिक्वेंट कंडीशंस कौन सी कंडीशंस होती है? सब्सिक्वेंट कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो कि ट्रांसफरर इम्पोज करता है कि ट्रांसफर होने के बाद जो कंडीशन फुलफिल करनी होंगी. सो यहाँ पर देखो कि जो आपका जो ट्रांसफर है वो तो बिल्कुल भी उस कंडीशन पे बेस्ड नहीं है. वाई? बिकॉज आपका ट्रांसफर पहले हो चुका है और वो कंडीशन जो है आपको बाद में फुलफिल करनी है. सो कंडीशन सब्सिक्वेंट वाले केस में आपका ट्रांसफर तो परफेक्टली वैलिड माना जाता है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है दैट वुड बी वॉइड, और आप उस कंडीशन को चाहे तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो. अगर आपने बेशक आपने पहले उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपने हाँ भी बोल दिया था, ठीक है, डजंट मैटर, आप बाद में उस ट्रांसफर होने के बाद उन कंडीशन को परफेक्टली इग्नोर कर सकते हो. ऑल अबाउट कंडीशंस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंडीशंस एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग ट्रांसफर. सो हियर द वर्ड एब्सोल्युटली इज रिटन, which clearly means that there are two types of restraints, that is absolute restraint and partial restraint. So the word absolutely is written here which clearly shows that only absolute restraints are void in this section, partial restraints are valid. यहाँ पर एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हुआ है विच मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन जो कि एब्सोल्यूटली रेस्ट्रेन कर रही है ट्रांसफर को, सिर्फ वही वॉइड मानी जाएंगी. बाकी जितनी भी पार्शियल रेस्ट्रेन्ट्स हैं वो परफेक्टली वैलिड हैं, एंड दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज.
अब बात आती है व्हाट आर रेस्ट्रेंट्स। सो रेस्ट्रेंट्स मीन्स कि आप कोई भी जो है बाधा लगा रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन को प्रिवेंट कर रहे हो या फिर डिसेबल कर रहे हो किस चीज के लिए, कुछ चीज करने के लिए। यू आर प्रिवेंटिंग और डिसेबलिंग समवन टू डू समथिंग, सो दीज आर रेस्ट्रेंट्स। Effectively, what this section is trying to say is that those conditions which are absolutely restraining the transfer is void. Means वो conditions जो कि absolute conditions हैं, absolutely restrain कर रही है ट्रांसफर होने के लिए, absolutely restrain कर रही है ट्रांसफरी को अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट करने के लिए, तो वो conditions जो है void मानी जाएंगे। This is what section 10 is trying to say. रेस्ट्रेंट्स होती है ना, रेस्ट्रेंट्स के भी काफी टाइप्स है कि किन किन तरीके की आप रेस्ट्रेंट जो है उस ट्रांसफरी के ऊपर लगा सकते हो। एक तो रेस्ट्रेंट होती है कि भाई आप जो है एक टाइम से रिलेटेड आप कोई रेस्ट्रेंट लगा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफरी को बोल रहे हो कि आप 20 इयर्स तक इस प्रॉपर्टी को जो है डिस्पोज ऑफ या फिर एलिनेट नहीं कर सकते, सो दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। हाँ, लेकिन अगर आप जो है बोल रहे हो कि ठीक है आप जो है प्लीज इस प्रॉपर्टी को जो है 6 महीने तक जो है एलिनेट मत करना, 6 महीने तक हो सकता है कि मैं जो है पैसों का बंदोबस्त कर लूं और जो है आपसे वापस जो है प्रॉपर्टी खरीद लूं, 6 महीने 1 साल, सो ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट नहीं है। सो दीज आर पार्शियल रेस्ट्रेंट। तो ये पार्शियल रेस्ट्रेंट तो जो है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी और फॉलो करनी पड़ेगी ट्रांसफरी को। लेकिन अगर आप ऐसी रेस्ट्रेंट लगा रहे हो कि 20 साल तक 30 साल तक इस प्रॉपर्टी को जो है आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो दिस इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट एंड दैट वुड बी वॉइड। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू मनी। सपोज मान लो कि ट्रांसफर एक कंडीशन इंपोज करता है कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को विदाउट कंसिडरेशन या फिर नो कंसिडरेशन के साथ जो है डिस्पोज ऑफ करोगे, दैट इज ऑल्सो वॉइड। अगर जो है ट्रांसफरर एक फिक्स्ड टाइम एक फिक्स्ड मनी जो है डिसाइड करता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करोगे तो सिर्फ इसी प्राइस पे आप बेचोगे, दिस इज ऑल्सो वॉइड। तो और नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, कि सपोज मान लो कि ट्रांसफरर कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 पर्सन्स में से किसी को जो है प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते, तो दिस इज ऑल्सो वॉइड। ट्रांसफरी जिसको चाहता है वो उसको प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, नाउ ही इज द ओनर। तो लेकिन एक बात ये है कि ये जो रेस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो है ना, ये कभी कभी एब्सोल्यूट भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। बिकॉज सपोज मान लो कि ट्रांसफरर जो है वो भी खुद उस फैमिली का जो है मेंबर है और ट्रांसफरर खुद और ट्रांसफरी भी उसी फैमिली का मेंबर है, और ट्रांसफरर कहता है कि देखो आप जो है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर जो है आउटसाइड द फैमिली नहीं कर सकते, सो दैट वुड बी पार्शियल रेस्ट्रेंट, और ये जो है परफेक्टली बाइंडिंग होगी और ट्रांसफरी को जो है ये ओबे करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज कोई नहीं चाहता कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई एक स्ट्रेंजर जो है वो आए, तो दैट रेस्ट्रेंट वुड बी परफेक्टली वैलिड एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्शियल रेस्ट्रेंट। लेकिन अगर मान लो कि अगर ट्रांसफरर खुद भी उस फैमिली का मेंबर नहीं है और ना ट्रांसफरी है और वो फालतू में बोल रहा है कि सिर्फ आप इन 2 पर्सन को जो है प्रॉपर्टी दे सकते हो, सो दैट वुड नॉट बी partial restraint, that would be absolute restraint and would be void. The transferee is entitled to ignore those conditions. Now these were the type of restraints, और एक restraint जो है एक टाइप ये भी आता है with respect to the use of property. सपोज मान लो ट्रांसफरर कहते हैं कि आप जो है सिर्फ इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करोगे तो सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए यूज करोगे, तो दैट इज ऑल्सो वॉइड। सो ये थे कुछ रेस्ट्रेंट के टाइप्स। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 10। ये सेक्शन 10 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी कंडीशन जो कि एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रही है ट्रांसफर को, दैट वुड बी वॉइड। अब आ जाती है बात एक्सेप्शंस की। जो ये जनरल रूल है इसका जो है एक एक्सेप्शन भी है, 2 एक्सेप्शंस है इनफैक्ट। Let's begin. So the first exception is with respect to lease, कि सपोज अगर किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दी है तो उन केसेस में जो मतलब कि अगर बाय चांस मान लो कि लेसर जो है वो एक कंडीशन इंपोज कर रहा है कि भाई इस लीज पे जो है वो इंसान फर्दर किसी और पर्सन को जो है असाइन नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, तो दैट कंडीशन वुड बी परफेक्टली वैलिड। तो बेसिकली ये जो एक्सेप्शन जो है वो ये कहता है कि जो भी कंडीशंस जो लेसर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर लेसर को बेनिफिट करने के लिए इंपोज करी गई हैं, दोज कंडीशंस विल बी परफेक्टली वैलिड। नाउ द सेकंड एक्सेप्शन इज विद रिस्पेक्ट टू मैरिड वुमेन हु इज नॉट H, M और B। अब ये H, M और B का मतलब क्या है? H फॉर हिंदू एंड M फॉर मोहम्मदन एंड B फॉर बुद्धिस्ट। तो ये सेकंड एक्सेप्शन ये कहता है कि कोई भी अगर मैरिड वुमन है,
you have to keep in mind that this exception is talking about married women. So unmarried daughters और जो widows हैं वो इसमें include नहीं होंगी. Exception ये कहता है कि कोई भी अगर married woman है जो कि ना तो हिंदू है, ना ही मोमडन है, ना ही बुद्धिस्ट है, तो वो जो है उसके पास भी राइट नहीं है एलियनेशन का. आप अब सोच रहे होंगे कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है. जी, ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है. ये बेसिकली जो वुमेन जो है, जो मैरिड वुमेन जो है इन रिलीजन से हटके उनके बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है, ताकि शादी के बाद जो है उनकी जो प्रॉपर्टी जो है वो उनके इन लॉज या फिर जो हस्बैंड जो है वो एक्वायर ना कर ले या फिर फोर्सफुली उससे ट्रांसफर ना करवा ले. दैट्स वाई ये बोला गया है कि वो बिल्कुल भी प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं कर सकती है. For today's video, I hope this concept is clear to you. Thank you so much. Bye bye.